हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी गो क्लासेस। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी गो क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी की। ठीक है, तो आप वीडियो स्टार्ट करें इसमें सबसे रिक्वेस्ट है, आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ तुगलक वंश की। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत में जो है, अभी दिल्ली सल्तनत का वीडियो मतलब सल्तनत काल जो है वीडियो चल रहा था। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे, ये वीडियो जो है 6वीं वीडियो है मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है, अगर इससे पहले आप 5वीं वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाएँ, यहाँ जो है प्ले लिस्ट में है, वहाँ जरूर देख लें। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ तुगलक वंश की। यहाँ तुगलक वंश की डायनेस्टी चलती है 1320 से लेकर 1414 तक है। ठीक है, इसी में शासक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका समय पीरियड है 1325 से लेकर 1351 तक माना जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसका जन्म जन्म कब हुआ था और इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म जो है 1290 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। ठीक है, मुल्तान जो है कि पाकिस्तान में इस समय पड़ता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म जो है 1290 से लेकर 1290 में मुल्तान में हुआ था। इसकी मृत्यु की बात करें तो 20 मार्च 1351 को सिंध के पाकिस्तान में हुआ था। यानी सिंध जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, तो सिंध में हुआ था। ठीक है, और हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक था, वो अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान माना जाता था। ठीक है, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वो अरबी और फारसी भाषा का एक महान विद्वान माना जाता था। ठीक है, देखिए अब क्या करता है कि 1333 ईस्वी में यहाँ मोरक्को का एक अफ्रीकी यात्री आता है। 1333 ईस्वी एक प्रमुख अफ्रीकी यात्री आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, जिसका नाम इब्न बतूता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1300 अगर एग्जाम में आ जाए कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था, तो इब्न बतूता। ठीक है, अब देखिए जैसे ही क्या होता है कि इब्न बतूता जैसे ही आता है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, अब उसको क्या, वो अपना क्या कर नियुक्त कर देता है, काजी नियुक्त कर देता है। किसको, इब्न बतूता को। ठीक है, इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम रहेला था। ठीक है, यानी इब्न बतूता की एक पुस्तक थी जिसका नाम था रहेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे जरूर। ठीक है, तो 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक यात्री आया था। एक बार और समझा देते हैं कि मोरक्को का एक अफ्रीकी यात्री आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, जिसका नाम इब्न बतूता था। ठीक है, और इब्न बतूता को आते ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना काजी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और इसी की एक पुस्तक थी जिसका नाम रहेला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन इसी बुक में किया गया है। यानी जो रहेला जो पुस्तक है, और भारत और मोरक्को के बीच में जो व्यापार है, उसी का वर्णन जो है इसी बुक में, रहेला नामक बुक में, पुस्तक में इसका वर्णन उल्लेखन किया गया है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ जो है मंगोलों का 5वां आक्रमण होता है, यानी मंगोलो अटैक एट 5 अटैक। ठीक है, 5वां आक्रमण होता है मंगोलों का। अब क्या करता है कि मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दिया। ठीक है, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर दिया, देवगिरी में। ठीक है, अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ विफलताएं भी थी। खुरासान की विफलता। ठीक है, दोबा क्षेत्र में कर की वृद्धि, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसका। तो दोबा क्षेत्र का वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली संसद में चलती गई टका शीतल चमड़े के सिक्के। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट थिंग है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो क्या किया, खुरासान का उसके विफलता मिला, खुरासान में विफलता मिला। उसके बाद दोबा क्षेत्र में कर की वृद्धि करना पड़ा। दोबा क्षेत्र में जो कर की वृद्धि है, उसके बाद उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट किया, और उसके बाद जो है दिल्ली जो संसद हुआ करता था, उसने चमड़े के सिक्के चलाना स्टार्ट कर दिया, यानी टाका और जीतल का सिक्का चलाया। ठीक है,
वीडियो बहुत फास्ट है ना। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक दीवाने एक कोही की स्थापना की, ठीक है, जो यह कृषि से संबंधित थी। अब देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने एक दीवाने एक कोही नामक की स्थापना की जो कृषि से संबंधित था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि दीवाने एक कोही की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड था, ये कृषि से रिलेटेड था, ठीक है। कृषि से रिलेटेड था। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ 1351 ईस्वी में टर्टटा में विद्रोह होता है और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिवीजन कर देते हैं आपको यहाँ से। तो हमने बताया था कि मोरक्को था, जो रहेला नामक जो पुस्तक है, रहेला, ठीक है, रहेला जो पुस्तक है, इसी में भारत और मोरक्को के बीच में व्यापार का जो वर्णन है इसी बुक में, रहेला नामक बुक में हुआ था। उसी समय मंगोलों का आक्रमण भी होता है और जो है उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर देता है। इसकी कुछ विफलताएं भी थी। खुरासान का विफलता, दोबा क्षेत्र में कर की वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और जो है चमड़े के सिक्के चलाना और जो है कुछ स्थापनाएं भी थी मोहम्मद बिन तुगलक के। दीवाने कोहिन की स्थापना जो कृषि से संबंधित थी और टर्टटा नामक विद्रोह में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ फिरोज शाह तुगलक के बारे में, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसके बाद जैसे ही किसकी मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक की जैसे मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ठीक है, जैसे मृत्यु हो जाती है तो फिरोज शाह तुगलक जो है यहाँ सिंहासन पर बैठता है। अब फिरोज शाह तुगलक कौन था, ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेली समझा देते हैं। देखिए, यहाँ रजब एक व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है। इनके पिता का नाम है रजब, जो कि मोहम्मद तुगलक के भाई हुआ करते थे, ठीक है। आपको समझ आ गया कि जो रजब है मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के पिता माने जाते हैं, ठीक है। और जो है जो इनके पिता जो है अब मोहम्मद बिन तुगलक के भाई थे, ठीक है। इसीलिए फिरोज शाह तुगलक जो है अब सिंहासन पर बैठता है। इसका जो समय काल है यहाँ 1300, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 1351 से लेकर 88 तक माना जाता है इसका समय काल, ठीक है। 88 तक, 1351 से लेकर 88 तक फिरोज शाह तुगलक का जो समय पीरियड है। इसकी जन्म की बात करें तो जन्म जो है 1309 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। 1309 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम बताए थे रजब, इसके पिता थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के इनके जो पिता थे भाई थे। आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने 6 शहरों की स्थापना किया था, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक है इसने 6 शहरों की स्थापना किया था। नंबर 1 था हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद, जौनपुर। इन 6 शहरों की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, उसी समय तैमूर का आक्रमण होता है, अटैक इन तैमूर, ठीक है। अब जैसे ही तैमूर का आक्रमण होता है उसके बाद सैयद वंश चलता है यहाँ, ठीक है। यहाँ जो है अब सैयद वंश चलेगा 1414 से लेकर 21 तक यहाँ सैयद वंश चलेगा, ठीक है। तैमूर की बात करें, जो तैमूर था वो इसका जन्म जो है 1336 ईस्वी में माना जाता है, तैमूर का जन्म, ठीक है। और सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खान ने किया था, ठीक है। सैयद वंश ज्यादा दिनों तक नहीं चलता है, लेकिन जो है तैमूर सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने किया था, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं उसी समय में
एक और शासक आता है मुबारक शाह, ठीक है। या मुबारक शाह की बात करें तो मुबारक शाह का जो समय पीरियड है 1421 से लेकर 1434 तक है, ठीक है। ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं करने के बाद तुरंत जो है उसी समय एक और शासक आता है मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह जो है जैसे मुबारक शाह की मृत्यु जाती है तो उसे ही मोहम्मद शाह जो है सिंहासन में बैठता है और 1434 से लेकर 1445 इसका समय पीरियड माना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आता सिंहासन पर बैठता है और 1445 से लेकर 1451 तक ये शासन करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो सैद वंश चलने के बाद अब बात आती है लोधी वंश की, ठीक है, लोधी डायनेस्टी की। तो लोधी डायनेस्टी की बात करें तो ये जो है 1451 से लेकर 1526 बीच में चलता है, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी पीरियड है यही है, ठीक है, लोधी वंश इब्राहिम लोधी के तक, ठीक है। देखिए लोधी जो डायनेस्टी है 1451 से लेकर 1526 के बीच में लोधी डायनेस्टी चलता है और इसी में आता है एक बहलोल लोधी नामक व्यक्ति जो लोधी वंश की मुख्य भूमिका में। देखिए जो बहलोल लोधी था ये इसका जो समय पीरियड है 1451 से लेकर 1526 तक माना जाता है पूरे लोधी वंश में। और देखिए जो बहलोल लोधी का एक पुत्र हुआ करता था जिसका नाम सिकंदर लोधी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बहलोल लोधी का पुत्र था जिसका नाम सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी का जो शासन पीरियड है देख लेते हैं। जो सिकंदर लोधी जो है 1489 से लेकर 1417 तक माना जाता है, ठीक है। और सिकंदर के समय ही यहाँ एक व्यक्ति आया था जिसका नाम वास्को डी गामा था। 14 मई 1498 को ये व्यक्ति वास्को डी गामा भारत में आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है कि 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी अपनी राजधानी को आगरा शिफ्ट कर लेता है, ठीक है। ये जो सिकंदर लोधी है वो अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लेता है 1506 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद जो है सिकंदर लोधी का एक कवि हुआ करता था जिसका नाम गुलरुखी नाम से जाना जाता है, ठीक है, गुलरुखी। सिकंदर लोधी का एक कवि था जिसका नाम गुलरुखी था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आप याद रखेंगे जरूर। तो सिकंदर लोधी का एक कवि था क्या नाम था? गुलरुखी। आगे हम बात कर लेते हैं कि सिकंदर लोधी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम परहगे था, परहगे सिकंदरी, ठीक है, परहगे सिकंदरी। सिकंदर लोधी ने अपनी पुस्तक लिखी थी परहगे सिकंदरी। सिकंदर लोधी ने जमीन नापने के लिए सिकंदरी गज चलाया था। यानी जो है सिकंदर जो लोधी था वो जमीन को नापने के लिए सिकंदरी गज चलाया था, ठीक है, ठीक है। और सिकंदर लोधी का एक पुत्र था जिसका नाम इब्राहिम लोधी था, ठीक है। क्या नाम था? इब्राहिम लोधी था। यानी जो है बहलोल लोधी का पुत्र कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का पुत्र इब्राहिम लोधी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सिकंदर लोधी के बाद अगला शासक इब्राहिम लोधी बनता है, ठीक है। सिकंदर लोधी के बाद अगला शासक कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट शासक माना जाता है, ठीक है, लोधी वंश में। तो इब्राहिम लोधी का जो समय काल है 1517 से लेकर 1526 तक माना जाता है, ठीक है। और जो है 1517 में घाटोली का युद्ध होता है, ठीक है। 1517 में घाटोली का युद्ध होता है। इस युद्ध में राणा सांगा इब्राहिम लोधी के बीच होता है, लेकिन राणा सांगा इब्राहिम लोधी को क्या कर देता है? पराजित कर देता है, ठीक है। बाबर ने उसी समय बाबर का आक्रमण होता है, ठीक है।
उसी समय बाबर अटैक करता है उसी समय। तो पहले तो इब्राहिम लोदी घाटोली का युद्ध जो है पराजित हो जाता है, लेकिन उसी समय बाबर बाजोर नामक स्थान पर आक्रमण कर देता है और ये बाबर का पहला आक्रमण था। ठीक है, अब उसी समय बाबर आ जाता है। बाबर जो है बाजोर नामक स्थान पर अटैक करता है और जो है ये बाबर का फर्स्ट अटैक था। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाबर ने पहली आक्रमण जो है 1519 में किया था। ठीक है, और जो है आगे बात करें तो 1520 से 21 तक ये 3 बार आक्रमण था। ठीक है, तो पहले तो स्थान का बात करें सिंध और कश्मीर जो कि अटैक था। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बता देते हैं, यहाँ जो है अब बात करेंगे हम पानीपत का प्रथम युद्ध। इंपॉर्टेंट है, पानीपत का जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, यानी जो है कब हुआ था? 5 अप्रैल 1526 को। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। ठीक है, ये किसके बीच में था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। अब क्या करता है कि इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में, और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा नीति अपनाई थी। कौन सी नीति? तुलगमा नीति। ठीक है, तो उसके बाद जो है बाबर का शासन आता है। ठीक है, अब यहाँ से मुगल वंश चलेगा। ठीक है, तो आई होप जितने भी टॉपिक आपको समझाया है समझ आया होगा। ठीक है।